हेलो सानी सर, गुड हाँ, इवनिंग शुरू सर। कीजिए। आप शुरू कीजिए। हाँ जी सर। यहाँ पर उपस्थित सभी डॉक्टरों को मेरा प्यार भरा नमस्कार। मैं डॉक्टर नेहा कक्कड़ आप सभी का IFPH यानी कि इंटरनेशनल फोरम फॉर प्रमोटिंग होम्योपैथी द्वारा आयोजित दिल्ली वेबिनार की इस 419वीं श्रृंखला में आप सभी का स्वागत करती हूँ। वेबिनार स्टार्ट करने से पहले हम 2 मिनट का साइलेंस रखेंगे। आज के इस वेबिनार के हमारे गेस्ट डॉक्टर जो हैं वो हैं डॉक्टर फरीदी अमीन, जो कि BHMS और MD है मुजफ्फरपुर से, और फिलहाल ये PhD भी कर रहे हैं होम्योपैथी में तांत्या यूनिवर्सिटी राजस्थान से। और ये असिस्टेंट एसोसिएट प्रोफेसर रह चुके हैं GDM होम्योपैथिक मेडिकल कॉलेज और हॉस्पिटल और पटना में, जिसमें ये फॉरेंसिक और टॉक्सिकोलॉजी सब्जेक्ट्स पढ़ाते हैं। और ये पटना में नर्सिंग हॉस्पिटल में भी टीचर रह चुके हैं। तो आपका बहुत बहुत स्वागत है डॉक्टर फरीदी अमीन। वेलकम सर। थैंक यू। हाँ जी, और आज के इनका जो टॉपिक है डिस्कशन का वो है होम्योपैथी की में इच्छा और अनिच्छा का क्या रोल है होम्योपैथिक मेडिसिन सिस्टम में। तो डॉक्टर फरीद अमीन हमें उसके ऊपर आज कुछ नॉलेज और इंसाइट प्रोवाइड करेंगे। तो वेलकम डॉक्टर फरीद अमीन, आप अपना प्रेजेंटेशन स्टार्ट कर सकते हैं डॉक्टर। स्क्रीन पे आ रहा है मेरा हाँ जी ये? हाँ जी हाँ जी बिल्कुल। थैंक यू। थैंक यू, बहुत बहुत धन्यवाद। और सबों को मेरा नमस्कार, जितने लोग जुड़े हुए हैं। सानी सर को भी मेरा नमस्कार। और आज के इस 419वें संस्करण में हम लोग आज डिस्कस करेंगे रोल ऑफ डिजायर एंड एवर्सन इन होम्योपैथिक प्रिस्क्रिप्शन। डिजायर एंड एवर्सन होम्योपैथी में एक बहुत ही इम्पोर्टेंट एस्पेक्ट होता है। ये स्क्रीन मूव कर रहा है क्या? हाँ, ठीक है, ठीक है। डिजायर एंड एवर्सन होम्योपैथी में एक बहुत ही इम्पोर्टेंट एस्पेक्ट होता है, और जिससे कि हम लोग उसको जनरल सिम्टम्स में कंसीडर करते हैं। डिजायर एवर्सन ड्यूरिंग केस टेकिंग, जब हम बहुत सारी क्वेश्चंस अपने पेशेंट से पूछते हैं, और उस क्रम में जब हम फिजिकल जनरल सिम्टम्स में आते हैं, तो फिजिकल जनरल सिम्टम में हम अपने पेशेंट से उसके डिजायर और एवर्सन के बारे में भी जानते हैं, जो कि हमें होम्योपैथिक प्रिस्क्रिप्शन में बहुत हेल्प करता है। तो आज हम लोग उसी पर डिस्कस करेंगे कि डिजायर एंड एवर्सन का हमारे प्रिस्क्रिप्शन में क्या रोल है। हम देखेंगे कि होम्योपैथी रिकॉग्नाइज द प्रोफाउंड इन्फ्लुएंस ऑफ आवर फूड प्रेफरेंस ऑन आवर ओवरऑल हेल्थ एंड वेलबीइंग। होम्योपैथी ने जो रिकॉग्नाइज किया है कि जो हमारे फूड का जो है ना बहुत इन्फ्लुएंस है हमारे शरीर में। एंड इंडिविजुअल्स यूनिक डिजायर, जो एक यूनिक डिजायर होता है, एवर्सन होता है किसी खास फूड के प्रति, किसी खास उनकी जो फूड फूड की चाहत होती है, वो एक इंसाइट होता है इनटू द कॉन्स्टिट्यूशनल टाइप एंड गाइड द सिलेक्शन ऑफ एप्रोप्रिएट होम्योपैथिक रेमेडी। और यही जो है ना हमें एक कॉन्स्टिट्यूशनल टाइप बताता है और हमें हेल्प करता है एक एप्रोप्रिएट होम्योपैथिक रेमेडी सिलेक्शन करने में। और सिम्टम्स जो कि जैसे कि उसमें एपेटाइट आ जाता है, फूड आ जाता है, फूड डिजायर आता है, एवर्सन आता है और थर्स्ट आता है, ये सारे जो है वो जनरल सिम्टम्स कंसीडर किए जाते हैं। और हम ये भी देखते हैं कि खाना और पीना जो होता है हमारा, वो लगता तो है कि हम स्टमक में ले रहे हैं और एब्डोमेन में जा रहा है, लेकिन इसका जो इफेक्ट होता है वो हमारे होल बॉडी में होता है। दैट्स व्हाई जो जनरल डिजायर और एवर्सन जो है वो एक जनरल सिम्टम्स माना गया है, फिजिकल जनरल सिम्टम्स माना गया है। थोड़ा सा हम इसके डेवलपमेंट पे अगर हम आते हैं, डिजायर और एवर्सन के डेवलपमेंट में, तो जो फूड की प्रेफरेंस का जो डेवलपमेंट होता है वो बिफोर बर्थ से ही हमारे अंदर शुरू होने लगता है। टेस्ट का जो सेंस है वो मैच्योर होता है हमारे अर्ली स्टेज ऑफ जेस्टेशन में, अराउंड जो फर्स्ट जो है वो
8th वीक ऑफ जेस्टेशन में, जो प्रेगनेंसी का जो 8th वीक होता है इनिशियल में, उसमें हमारे टेस्ट बड का डेवलपमेंट शुरू हो जाता है। और ये जो है ना, ये जैसे कि ये रिसर्च में देखा गया है और ऑब्जर्व किया गया है कि जो एमनियोटिक फ्लूइड का जो टेस्ट है, वो जब बच्चे के टंग में आता है, उस रिसेप्टर की वजह से बच्चे का जो मूवमेंट होता है, swallowing होता है, ये अराउंड 12 वीक ऑफ जेस्टेशन जो है ना, वो हमें देखने को मिला है, मिलता है। और ये रिसर्च में देखा गया है ड्यूरिंग 26 और 28 वीक ऑफ जेस्टेशन। ये जो बिटवीन स्टिमुलस और टेस्ट बड का जो रिसेप्टर है, इसके रिफ्लेक्सेस और उसके अकॉर्डिंग जो फेशियल एक्सप्रेशन है, ये डिटेक्ट किया गया है ड्यूरिंग रिसर्च कि ये जो डेवलपमेंट ऑफ फूड का जो हमारे पास जो टेस्ट, जो चाहत है, जो आइडेंटिफिकेशन ऑफ टेस्ट है, ये हमारे इनिशियल स्टेज ऑफ जेस्टेशन से ही शुरू हो जाता है। ये एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज है कि फ्रॉम द वेरी बिगनिंग हमें इस बात का एहसास होने लगता है कि हमें क्या खाना है, हम क्या खा रहे हैं, और हमें क्या खाने में टेस्ट मिल रहा है और नहीं मिल रहा है। अब आते हैं क्या है। तो डिजायर इज अ पर्सन्स क्रेविंग, अ स्ट्रॉन्ग क्रेविंग टू अ स्पेसिफिक फूड। Food can indicate imbalance in the body and mind, providing clue to their constitutional type and the remedy that may be most effective. ये एक पर्सन की एक क्रेविंग है एक स्पेसिफिक फूड के प्रति, जो किसी इम्बैलेंस को दर्शाता है, जो कि माइंड और बॉडी से उसका रिलेशन है। और यही जो है ये कॉन्स्टिट्यूशनल टाइप को भी बतलाता है कि हमारा रेमेडी किधर जाएगा और कौन सी रेमेडी जो है वो बहुत इफेक्टिव होगी। बीइंग होम्योपैथ हम लोग ये समझते हैं कि जो डिजायर है एक पर्सन का, वो अट्रैक्शन होता है टू अ सर्टेन ऑब्जेक्ट, किसी भी खास ऑब्जेक्ट इन द सेंस कि ये फूड है, इन द सेंस कि हम किस खाने को हम पसंद करें, वो हमारा तरफ अट्रैक्शन है। क्योंकि जब हम केस टेकिंग करते हैं और केस टेकिंग के दौरान जब हम किसी पेशेंट से पूछते हैं, तो जैसे ही मान लीजिए कि हम पूछते हैं कि आपको क्या खाने में पसंद आता है, खट्टा मीठा नमकीन तीता में, तो उसकी जैसे ही फेवरेट चीजें बातें आती हैं कि मीठा, तो पेशेंट का आईज वाइड ओपन हो जाता है, हाँ डॉक्टर साहब मीठा बहुत पसंद। तो ये जो स्टिमुलस है, ये जो रिएक्शन ऑफ द पेशेंट है, ये दर्शाता है हमें कि पेशेंट का अट्रैक्शन है टुवर्ड्स मीठा या टुवर्ड्स खट्टा, ये हमें दर्शाता है। और यही एक हमें डायरेक्शन देता है कि ये डिजायर ऑफ द पेशेंट है। और ये जो है इम्बैलेंस इन द डिजायर कैन मैनिफेस्ट क्रेविंग, एडिक्शन और ऑब्सेशन। और यही जो डिजायर में जब बहुत ज्यादा डिजायर बढ़ता है, तो ये क्रेविंग और एडिक्शन की तरफ चला जाता है। थोड़ा सा हम एवर्सन की बात करें, तो एवर्सन रिफर्स टू अ पर्सन रिपल्सन और स्ट्रॉन्ग डिसलाइक्स। किसी भी पर्सन की स्ट्रॉन्ग डिसलाइक्स जब होती है किसी खास फूड के प्रति, किसी सर्टेन थिंग्स के प्रति, तो हम उसको एवर्सन से कंसीडर करते हैं। एवर्सन लीड्स टू एंजाइटी, फोबिया कभी कभी उसकी वजह से परेशान हो जाता है कि जैसा कि रिएक्शन हम देखते हैं, क्या रोजाना एक ही खाना पसंद करते हैं, या हमें खट्टा बिल्कुल पसंद नहीं है, इस टाइप का पेशेंट का जो बिहेवियर आता है वो शो करने लगता है। ये इक्वली इंपॉर्टेंट होता है, जितना इंपॉर्टेंट हमारा डिजायर होता है तो उतना ही इंपॉर्टेंट हमारा एवर्सन भी होता है। ये स्ट्रॉन्ग डिसलाइक को दर्शाता है कि हम किसी भी फूड के प्रति, किसी भी खाने के प्रति हमारा क्या रिएक्शन है, किसी पेशेंट का क्या रिएक्शन है। एंड दिस कैन आल्सो शेड लाइट ऑन देयर यूनिक कॉन्स्टिट्यूशन, और यह भी हमें एक यूनिक कॉन्स्टिट्यूशन की तरफ ले जाता है और एक डायरेक्शन देता है कि हाँ ये इस कॉन्स्टिट्यूशन से रिलेटेड है। और फिर अकॉर्डिंग टू ये हमें इसके अकॉर्डिंगली हमें होम्योपैथिक ट्रीटमेंट करने में हेल्प करते हैं। इसके कनेक्शन हम थोड़ा सा अगर देखें, तो extreme imbalance state of desire and aversion can create a physical and emotional disturbance। किसी भी फूड के प्रति एक्सट्रीम इम्बैलेंस, लाइक बहुत ज्यादा डिजायर भी या फिर बहुत ज्यादा एवर्सन अगर हो, तो ये जो है ये फिजिकल और इमोशनल डिस्टर्बेंस पैदा करता है, जिसमें कि हम बीइंग अ होम्योपैथ को हमें एक इंडिविजुअलाइजेशन में बहुत हेल्प मिलता है। स्ट्रॉन्ग डिसलाइक्स, इसमें भी हमें बहुत हेल्प मिलता है, और स्ट्रॉन्ग लाइक्स, इसमें भी हमें हेल्प मिलता है इंडिविजुअलाइजेशन में। और अगर हम केयरफुली एनालाइज करते हैं किसी पेशेंट के फूड प्रेफरेंस को, तो हम इसके बहुत सारी चीजों को हम अनकवर कर सकते हैं
हम निकाल कर सकते हैं किसी पेशेंट के अंदर से कि हाँ वो उसकी बीमारी की डायग्नोसिस क्या हो सकती है, या उसका हम ट्रीटमेंट प्लान क्या कर सकते हैं, या वो क्या खाता है, तो हम उसके अकॉर्डिंग उसको एडवाइस करते हैं कि ये खाइए ये नहीं खाइए, ऐसा कर करके। जैसा कि हम जानते हैं कि ऑब्स्टिकल टू क्योर एक है टर्म है जिसमें हमें ये बताता है कि कोई कोई ऐसी चीजें होती हैं जो हमारे क्योर के लाइन में ऑब्स्टिकल करती है, तो उसमें से फूड हैबिट भी एक ऑब्स्टिकल टू क्योर कॉज कर सकता है। तो इस पर भी हम लोगों को खास ध्यान देना पड़ता है। तो ये है डिजायर और एवर्शन, और उसके अकॉर्डिंग हमारे जो फूड प्रेफरेंसेस हैं इन होम्योपैथिक प्रैक्टिस, वो हम कैसे सिलेक्ट कर सकते हैं किसी पेशेंट के अंदर। अब आते हैं कि कौन कौन से फैक्टर हैं जो कि हमारे फूड चॉइस को इन्फ्लुएंस करते हैं। हमारा जो फूड चॉइस है वो बहुत सारी चीजों से इन्फ्लुएंस होता है, और इसके पीछे बहुत सारे कारण होते हैं। मान लीजिए कि ये एक क्या है कि की ड्राइवर है किसी भी खाने के लाइकिंग्स को या डिसलाइकिंग को। एक की फैक्टर होता है कि सिर्फ भूख या सिर्फ प्यास, सिर्फ किसी भी खाने की डिजायर या एवर्सन, उसके पीछे फैक्टर्स नहीं होते हैं। उसके पीछे बहुत सारे फैक्टर्स होते हैं जो कि हमें इस बात को बतलाता है कि हाँ ये इन्फ्लुएंस करता है, ये फैक्टर इन्फ्लुएंस करता है। उसमें सबसे पहले जो होता है वो बायोलॉजिकल फैक्टर होता है कि ये एक यूनिवर्सल क्या होता है कि biological factor explain more likely for universal feature of food choice than for individual difference। किसी इंडिविजुअल डिफरेंस के बजाय इसमें यूनिवर्सल फीचर्स होते हैं। जैसे कि हमें भूख लगती है तो हम खाना खाते हैं, भूख नहीं लगती है तो हम अवॉइड करते हैं, मैंने नहीं खाना। दैट दैट डजंट मीन कि हमें अवर्सन है फूड से। अवर्सन नहीं है, हमें अभी खाने का मन नहीं है। दैट इज हंगर या एपेटाइट या टेस्ट, ये हमें देता है कि हमें इस चीज की जरूरत अभी है या नहीं है। मान लीजिए कि हम अभी हमें मीठा बहुत पसंद है, लेकिन अभी हमें मीठा खाने का या हमें भूख नहीं है, मैंने अभी बहुत सारा खाना अभी खाया है लंच में या डिनर में, और उसके बाद हमें कोई इंस्पाइट ऑफ कि हमें बहुत मीठा पसंद है तो हम उसको अवॉइड करते हैं, अभी नहीं बाद में खा लूंगा। दैट डजंट मीन कि हमें उस मीठे से अवर्सन है, ये हमें उस अभी हंगर नहीं था या एपेटाइट नहीं था इसलिए हमने उसको अवॉइड किया। दैट बायोलॉजिकल फैक्टर इन्फ्लुएंस द फूड चॉइसेस, दैट अवर्सन या डिजायर। सॉरी, साइकोलॉजिकल फैक्टर, ये एक इंपॉर्टेंट फैक्टर होता है किसी भी पर्सन के डिजायर या एवर्सन को सिलेक्ट करने में। जैसे कि साइकोलॉजिकल फैक्टर आल्सो इन्फ्लुएंस द इंटेंसिटी एंड नेचर ऑफ आवर फूड क्रेविंग। किसी भी फूड क्रेविंग के इंटेंसिटी या नेचर पर हमारा साइकोलॉजिकल का बहुत इफेक्ट होता है। स्टडीज ऑन मूड, ये स्टडीज जो है देखा गया है कि हमारा जो इमोशनल स्टेट होता है इसका बहुत इम्पैक्ट पड़ता है हमारे क्रेविंग्स पे या हमारे भूख पे या हमारे डिजायर पे। ये रेगुलेट करता है डोपामिन और सेरोटोनिन के सिक्रेशन पे। और ये डोपामिन और सेरोटोनिन हमारे जो हैप्पी हार्मोन्स है, ये हमें फील गुड कराते हैं कि हाँ इसको खाना है या इसको नहीं खाना है, या इसको पसंद करना है या इसको नहीं पसंद करना है। तो ये साइकोलॉजिकल फैक्टर भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट फैक्टर है जो हमारे फूड चॉइसेस को बनाने में या उसके अवॉइडेंस में हेल्प करता है। अब हमारा नेक्स्ट जो फैक्टर है वो है रिलीजियस फैक्टर। रिलीजियसली भी हम किसी भी चीज को या किसी भी फूड को पसंद करते हैं या हम ना पसंद करते हैं। बिकॉज रिलीजियसली हमने कभी उस चीज को रिलीजियस फॉरबिडन की वजह से, रिलीजियस मना होने की वजह, रिलीजियसली जैसे कि कोई हिंदू है, कोई मुस्लिम है, या कोई क्रिश्चियन है, या कोई अलग अलग धर्मों के हैं, तो अलग अलग धर्मों में किसी खास फूड की मनाही होती है कि ये नहीं खाते या ये नहीं ऐसा नहीं खाते। तो इट मीन्स कि वो उस चीज को नहीं जानता है। तो अब वो उस फूड को नहीं जानता है तो दैट डजंट मीन कि वो उस चीज को वो
पसंद नहीं करता है, वो उसके रिलीजियस फैक्टर हैं जो उस फूड की चॉइस को वो मानक बनता है, या फिर उस वो हमारे लिए कितना इंपॉर्टेंट होता है। जैसे कि हम ड्यूरिंग जब हम किसी क्वेश्चन से पूछते हैं, अच्छा बताइए नॉनवेज खाना कैसा पसंद है आपको, नॉनवेज खाते हैं कि नहीं खाते हैं? एंड इफ दैट वेरी पर्सन इज सेइंग कि हाँ डॉक्टर साहब हमें नॉनवेज बहुत पसंद है, और हम देखते हैं कि ही इज रिलेटेड टू मुस्लिम्स, तो दे यूज टू ईट नॉनवेज रेगुलरली, तो ये बहुत बड़ी बात नहीं हो गई कि हमारे लिए कि हाँ अरे नॉनवेज बहुत पसंद है, वेरी गुड, अब हम उसको डिजाइन में लेते हैं। ऐसा नहीं, हम ये देखेंगे कि हाँ उसके लिए उसके क्या फैक्टर हैं जो उसको इन्फ्लुएंस करते हैं कि हाँ ये नॉनवेज खा रहा है तो क्यों इसके पीछे है ना, क्या इसके पीछे फैक्टर्स हैं। अगर रिलीजियस फैक्टर है तो उस रिलीजियस फैक्टर को हमें गौर करना पड़ेगा और उसको उसके अकॉर्डिंगली कंसीडर करना पड़ेगा। अब हम आते हैं इकोनॉमिकल फैक्टर्स के। इकोनॉमिकली कभी कभी क्या होता है कि कुछ सेक्शन ऑफ पीपल्स किसी खास चीज को बीइंग अ वीकर इकोनॉमिकल सेक्शन वो नहीं टेस्ट कर पाते हैं। it doesn't mean कि they are having aversion with that very food। हो सकता है कि इकोनॉमिकली दे आर नॉट अफोर्डिंग द कॉस्ट ऑफ दैट फूड एंड उसने उस चीज को लिया ही नहीं, खाया ही नहीं, तो ये भी फैक्टर बनता है उसकी लाइकिंग्स पे या डिसलाइकिंग पे। अब वो जैसे कि एग्जांपल है कि जो वीकर सेक्शन के लोग हैं, जो लोअर क्लास या लोअर मिडिल क्लास, अब उनको उनके लिए हॉट डॉग, अगर आप एक बात करें तो ये क्या होता है, मान लीजिए एग्जांपल के तौर पर ये क्या है हॉट डॉग, तो बिकॉज ऑफ वीकर सेक्शन उन्होंने कभी उस चीज को टेस्ट ही नहीं किया, दैट डजंट मीन कि हॉट डॉग से उस वीकर सेक्शन को एवर्सन है, वो एवर्सन नहीं है, ड्यू टू इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन होने की वजह से उसने उस चीज को टेस्ट ही नहीं किया, इसीलिए उसके लिए वो चीज वो एवर्सन या लाइकिंग्स के ग्रेड में नहीं है, जब तक वो उस चीज को खाएगा नहीं। उसी तरीके से जो कुकिंग स्किल्स हैं या फिर और भी दूसरे फैक्टर्स हैं जो कि इकोनॉमिकली किसी पर्सन को के लिए बाधा डालता है कि हाँ उस चीज को टेस्ट नहीं किया, दैट डजंट मीन कि वो उसके लिए डिसलाइकिंग के कॉज बनते हैं। सोशल डिटरमिनेंट सच एज कल्चर, फैमिली, पीयर्स एंड मील्स पैटर्न, जैसे कि हम बिहार के लोग लिट्टी चोखा को पसंद करते हैं, दैट डजंट मीन कि हम लिट्टी चोखा को डिजायर या क्रेविंग के ग्रेड में रखेंगे। और साउथ के लोग जो है वो अगर इडली सांभर बहुत पसंद करते हैं, दैट डजंट मीन कि वो क्रेविंग के सेंस में है। एक बंगाली कहता है कि डॉक्टर साहब हमें मिठाई बहुत पसंद है, दैट डजंट मीन कि वो मिठा बहुत पसंद है। ये हमें सोशली ये बतलाता है कि उस सेक्शन में उस इलाके में वो खाना ज्यादा प्रचलित है, दैट इज इसलिए वो उसको पसंद है, वो रेगुलर उस चीज को खाता है इसलिए वो उसको पसंद है। तो सोशली भी, सोशल फैक्टर भी एक बहुत इन्फ्लुएंसिंग फैक्टर है हमारे फूड चॉइस में या फूड एवर्सन में। अब बहुत दफा हमें मिलता है कि साउथ के लोग इधर आते हैं या नॉर्थ के लोग इधर आते हैं या ईस्टर्न मोस्ट ईस्टर्न सेक्शन के लोग या वेस्टर्न सेक्शन के लोग इधर आते हैं, तो वो ये कहते हैं कि क्या यहाँ कुछ मिलता है नहीं, सिर्फ इडली लिट्टी चोखा मिलता है। उसी तरह से हम अगर एकदम वेस्टर्न सेक्शन में चले जाएं, गुजरात में चले जाएं, तो वहां हमें फाफड़ा खाखड़ा मिलेगा, तो हम कहेंगे ये क्या खाते हैं, है ना। तो दैट मीन्स कि ऐसा नहीं है कि हमें फाफड़ा से एवर्सन है, क्योंकि हमने बचपन से ही उस फाफड़ा को खाया ही नहीं, तो हमें वो बहुत ज्यादा पसंद नहीं है। लेकिन वही चीज वहां के लोग जो कि बचपन से खाते हैं, सोशल ट्रेंड में है, तो उसको बहुत पसंद है। तो ये एक फैक्टर है जो हमारे फूड चॉइस को इन्फ्लुएंस करता है। तो ये कुछ फैक्टर्स हैं जो हमारे फूड की क्रेविंग या डिजायर या फूड के एवर्सन को
हमारा इन्फ्लुएंस करता है और इसके अकॉर्डिंगली हमारा फूड चॉइस बनता है और हमारा फूड एवर्सन बनता है। नेक्स्ट अगर हम देखेंगे कि डिजायर्ड एवर्सन जो है वो हमें इंडिकेट करता है किसी दैट मींस कि इंटेंस क्रेविंग या इंटेंस डिसलाइकिंग किसी भी फूड के प्रति हमें सजेस्ट करता है कि ये किस चीज किससे ज्यादा सेंसिटिव है, या ये किस रेमेडी की तरफ इंडिकेट कर रहा है, या फिर इसका कॉन्स्टिट्यूशन क्या है। इससे भी हम अंदाजा लगा सकते हैं। बिकॉज कभी कभी क्या होता है, ये जो डिजायर होते हैं ये किसी बॉडी के किसी भी पार्ट के किसी कॉन्स्टिट्यूएंट की कमी या लैकिंग को इंडिकेट करते हैं। तो ये कॉन्स्टिट्यूशनली हमें ये सेंसिटिविटी को दर्शाता है। इमोशनल कनेक्शन क्या है एवर्सन और डिजायर का, कि फूड प्रेफरेंस आर ऑफन क्लोजली लिंक्ड टू द इमोशनल स्टेट्स प्रोवाइडिंग इनसाइट टू अ पर्सन्स मेंटल एंड इमोशनल वेलबीइंग। कभी कभी किसी खास चीज को खा कर करके लोग इमोशनली अच्छे होते हैं, जैसे कि चॉकलेट्स। तो किसी डिप्रेस पर्सन को चॉकलेट दिया जाए तो चॉकलेट खाता है और वो इमोशनली थोड़ा सा रिफ्रेश हो जाता है, जिस पर हम लोग आगे स्लाइड्स में देखेंगे। पर्सिस्टेंट फूड डिजायर, किसी खास फूड डिजायर का पर्सिस्टेंट जो डिजायर है किसी फूड टाइप्स का, अगर पर्सिस्टेंट डिजायर है या एवर्सन है, ये इंडिकेट करता है किसी क्रोनिक इम्बैलेंस की तरफ। तो इसको भी हमें गौर करना है कि किस चीज को ये डिजायर कर रहा है और किस चीज को एवर्सन कर रहा है, और ये जो डिजायर और एवर्सन है किस इम्बैलेंस की तरफ ले जा रहा है। और यही इम्बैलेंस हमें होम्योपैथिक अप्रोच करने में है, जो हमें इंडिविजुअलाइजेशन में है। और इंडिविजुअलाइज्ड ट्रीटमेंट तो डिजायर एवर्सन का क्या है कि बाय कंसीडरिंग द यूनिक फूड प्रेफरेंस, यूनिक फूड प्रेफरेंस की वजह से हमें एक पर्सन के ट्रीटमेंट में और या ट्रीटमेंट में बहुत हेल्प मिलता है, और उस की वजह से हम और गाइड या क्रेविंग को या एवर्सन को कंसीडर कर करके उसकी इंडिविजुअलाइजेशन को हम करते हैं और इंडिविजुअलाइज कर करके उस पेशेंट को ट्रीटमेंट करते हैं। अब हम आते हैं कि उस फूड और डिजायर, फूड की डिजायर और क्रेविंग का हमारे बॉडी की डिफिशियंसी या रिक्वायरमेंट से क्या रिलेशन है। जिन एंथलम का कहना है कि टेल मी व्हाट यू ईट, आई विल टेल यू व्हाट यू आर। आप हमें बताइए कि आप क्या करते हैं, हम आपको बताएंगे कि आप क्या हैं या आपको क्या चीज चाहिए। और ये फूड क्रेविंग जो है ये हमारे बॉडी के जो स्पेसिफिक न्यूट्रिएंट्स की नीड है वो भी फुलफिल करता है। फूड क्रेविंग मींस द बॉडी इज वार्निंग दैट समथिंग इज आउट ऑफ बैलेंस। अगर हमारी बॉडी में अगर हमें किसी चीज की क्रेविंग है, दैट मींस बॉडी इज डिमांडिंग कि समथिंग इज आउट ऑफ बैलेंस, आइदर इट इज इन इंक्रीजिंग इज इन डिक्रीजिंग प्रोपोर्शन। जैसे कि क्रेविंग फॉर आइस, एग्जांपल कि क्रेविंग फॉर आइस दैट मींस कि कोल्ड फूड की डिजायर या आइस के डिजायर, it might be a sign of anemia कि this patient is suffering from anemia। एक रिसर्चर्स की हाइपोथेसिस है कि chewing of ice might temporarily increase blood flow to the brain and counteracting the slowdown caused by iron deficiency। वो जो आयरन डिफिशियंसी की वजह से जो स्लो डाउन है वो इंक्रीज करता है। chewing of ice थोड़ी देर के लिए हमारे बॉडी की जो ब्लड फ्लो ब्रेन में उसको बढ़ाता है। तो दैट मीन अगर कोई पर्सन किसी कोल्ड चीज की डिजायर करता है या आइस की डिजायर करता है, इट मींस के दे माइट बी सफरिंग फ्रॉम एनीमिया। तो यहां से हम उस कनेक्शन को ले सकते हैं कि बॉडी में क्या चीज का इम्बैलेंस हो रहा है। क्रेविंग फॉर चॉकलेट्स, अकॉर्डिंग टू द अमेरिकन केमिकल सोसाइटी एक रिसर्च हुआ है जिसमें देखा गया है कि चॉकलेट डिजायर अकर व्हेन द पर्सन इज अंडर द स्ट्रेस या डिप्रेस्ड।
जब कोई पर्सन बहुत ज्यादा स्ट्रेस्ड होता है या डिप्रेस्ड होता है तो उसको चॉकलेट की डिजायर होती है, और चॉकलेट देने से उसके बॉडी के जो सेरोटोनिन और डोपामिन है वो बूस्ट अप होते हैं, उसके लेवल जो है वो बूस्ट अप होते हैं, और उसकी वजह से पेशेंट जो है रिलैक्स करता है और थोड़ी देर के लिए स्ट्रेस फ्री हो जाता है। तो जो स्ट्रेस हार्मोन है उसको उसको रिड्यूस करता है और मसल्स रिलैक्स होता है, और इसके वजह से पेशेंट जो है बहुत रिलैक्स फील करता है। So that means if a person is craving for a chocolate, that means the person is somehow suffering from some stress or depression. उसके बाद हमारा ये काम होता है कि हम उससे इस चीज को जानने की कोशिश करें कि whether he is having some depression या suffering from some depression या stress। फिर हम उसको मेंटल सिम्टम्स की तरफ जाते हैं और फिर बहुत सारे क्वेश्चन करते करते हम ये जानने की कोशिश करते हैं कि हाँ आपको डिप्रेशन या स्ट्रेस है या नहीं है, और उस तरीके से फिर हम उसको ट्रीटमेंट करते हैं। क्रेविंग फॉर स्वीट्स या शुगर ये इंडिकेट करता है हमें कि डेफिशिएंसी ऑफ मैग्नीशियम, जिंक एंड विटामिन। अगर किसी भी पर्सन के शरीर में इन चीजों की, ये जो माइक्रो न्यूट्रिएंट्स हैं ये बहुत ज्यादा शरीर को चाहिए नहीं, बहुत बहुत माइन्यूट मात्रा में हमारे बॉडी में इन चीजों की रिक्वायरमेंट होती है, ये सारे कॉन्स्टिट्यूएंट है बॉडी के। तो लेकिन इनकी कमी से हमारे बॉडी का जो मैकेनिज्म है वो थोड़ा सा ऑल्टर होता है। ये कोई आदमी अगर किसी शुगर को या स्वीट्स बहुत ज्यादा डिजायर करता है, उस चीज को थोड़ी सी इंटरप्रेट कर सकते हैं कि उसको कहीं ना कहीं मैग्नीशियम की तो डेफिशिएंसी है, या जिंक की डेफिशिएंसी है, या विटामिन की डेफिशिएंसी है। Magnesium is used in the regulation of glucose, insulin, and neurotransmitter dopamine. A deficiency can manifest in the form of intense sugar craving। और ये जो मैग्नीशियम की कमी है, और ये मैग्नीशियम की कमी बॉडी के की को रेगुलेशन को करता है, और न्यूरोट्रांसमीटर जो डोपामिन है उसको रेगुलेट करने में हेल्प करता है, और इनकी कमी ये हमें मैनिफेस्ट करता है कि कहीं ना कहीं ये पर्सन इज सफरिंग फ्रॉम मैग्नीशियम डेफिशिएंसी। दैट्स व्हाई पेशेंट हैविंग क्रेविंग फॉर द शुगर या क्रेविंग फॉर द स्वीट्स especially chocolate। Zinc is needed for proper insulin and glucose utilization, thus its deficiency can also lead to sugar craving। तो ये जो इंसुलिन का जो प्रॉपर रेगुलेशन होता है या यूटिलाइजेशन है जिंक की वजह से, तो अगर इसकी डेफिशिएंसी होगी तो शुगर की क्रेविंग थोड़ी देर के लिए शरीर में बढ़ जाएगी। नेक्स्ट हम देखते हैं कि क्रेविंग फॉर चीज। अगर किसी पर्सन को चीज की क्रेविंग होती है तो ये चीज में क्या होता है कि ट्रिप्टोफैन होता है जो कि मूड को इंप्रूव करता है एंड ये रिलीज करता है। सो व्हेन अ पर्सन डिसीज इट मींस बॉडी डिमांड्स tryptophan, taking it in reasonable proportion helps to de-stress and feels better। जब हम उस चीज को लेते हैं तो एक रीजनेबल प्रोपोर्शन में जब हम लेते हैं तो हमें स्ट्रेस फ्री करता है और हमें बेटर फील करने में हेल्प करता है। क्रेविंग फॉर सोडा, तो रीजन फॉर सोडा क्रेविंग इज अ कैल्शियम डिफिशियंसी। अगर कोई पर्सन सोडा की क्रेविंग दिखाता है, इसके पीछे रीजन हो सकता है कि उसको कैल्शियम की डेफिशिएंसी को। The phosphoric acid carbonated drink can leach calcium and magnesium from bones and creating a vicious cycle of depletion and craving। For fulfilling the demand of omega-3 fatty acid, our body don't manufacture fatty acid, so in our daily requirement we have to eat in food like salmon and other fatty fish। तो ये जो फैटी फिश है या ओमेगा 3 फैटी एसिड है, ये हमारे बॉडी में प्रोड्यूस होते नहीं, तो इसको हम लोग लेते रहना चाहिए जिससे कि हमारे बॉडी के जो रिक्वायरमेंट है वो फुलफिल हो जाता है। क्रेविंग फॉर वाटर, अगर कोई आदमी बहुत ज्यादा पानी की डिमांड करता है तो बहुत प्यास लगती है, दैट मींस द पर्सन इज डिहाइड्रेटेड।
और जब एक आदमी किसी को जब एक आदमी डिहाइड्रेटेड हो जाता है तो उसको पानी की जरूरत होती है। जाहिर सी बात है कि बॉडी जो है वो पानी का डिमांड करता है और इस वजह से बॉडी में वाटर की जरूरत होती है। तो इसको हम इससे रिलेट करते हैं कि द पर्सन इज डिमांडिंग वाटर और इज डिहाइड्रेटेड। इससे ये भी हम करते हैं कि इस craving for salt craving can be a sign of mineral deficiency। किसी भी पर्सन को अगर मिनरल्स की डिफिशियंसी हो रही है तो पर्सन इज demanding for salt according to the study published in Journal of Physiology and Behavior। person who reported the highest amount of salt, एक ऐसा आदमी जो कि कहता है कि उसको सॉल्ट की क्रेविंग बहुत ज्यादा है, were found to have the lowest level of calcium, magnesium and zinc। कोई आदमी अगर उसको बहुत ज्यादा सॉल्ट की डिजायर है तो ये स्टडी में देखा गया है कि उसके बॉडी के कैल्शियम लेवल, उसके बॉडी के मैग्नीशियम लेवल और उसके बॉडी के जिंक लेवल बहुत लो हो रहती है। और क्रेविंग फॉर सॉल्ट कैन आल्सो बी नीडेड फॉर सिलिकॉन इन द डाइट। बॉडी में सिलिकॉन की नीड होती है तभी पर्सन जो है वो सॉल्ट का डिमांड करता है। कैन ऑल्सो बी इंडिकेटर फॉर हाइपरटेंशन। ये हाइपरटेंशन की तरफ भी इंडिकेटर है कि कोई आदमी अगर बार बार सॉल्ट की डिमांड करता है, इट मस्ट बी मॉनिटर इज हाइपरटेंशन, ब्लड प्रेशर। आगे देखते हैं साल्सा, एक स्पाइसी सॉस मेड अप विद टोमेटो, अनियन और पीपर से बनता है। ये एक मैक्सिकन फूड है। तो इसके बारे में कहा गया है कि क्रेविंग फॉर साल्सा मींस a hot salsa and spicy curry temporarily increase metabolism, making sweet more and thereby helping the person cool down। That's why salsa or spicy cuisine are more desired by person residing in warmer climate। कोई आदमी अगर वार्मर क्लाइमेट रहता है तो ये उसकी डिजायर करता है, इसलिए कि इट कूल्स डाउन। इसके अंदर जो इंग्रेडिएंट्स होते हैं, इनके अंदर जो स्पाइसी करीज होते हैं वो मेटाबॉलिज्म को इंक्रीज करता है और वो स्वेट स्वीट प्रोड्यूस करता है और उसके पर्सन को कूल डाउन करने में हेल्प करता है। क्रेविंग फॉर ब्रेड, पास्ता एंड अदर कार्बोहाइड्रेट्स। क्रेविंग फॉर फूड हाई इन कार्बोहाइड्रेट मींस टू इंक्रीज कंजम्पशन ऑफ नाइट्रोजन। दैट मींस कि एक आदमी को शरीर में नाइट्रोजन की कंजम्पशन बढ़ गई है। दैट वाई द पर्सन इज डिमांडिंग कार्बोहाइड्रेट फूड। To get more healthy nitrogen, replace the carb with high protein food like egg, nut, bean and chia seeds। तो इस सब नाइट्रोजन की जो डिमांड्स हैं हम उसको प्रोटीन से रिप्लेस करते हैं और कार्बोहाइड्रेट से रिप्लेस करते हैं, लाइक एग हो गया, नट्स हो गया, बीन हो गया और चिया सीड्स हो गया। Craving anything, an intense craving for any food is often mistaken as a hunger when in reality it may mean the person become dehydrated। किसी भी चीज को बहुत ज्यादा खाता है, बहुत ज्यादा खा रहा है, हाई डिमांडिंग फूड इनटेक कोई भी चीज को, तो हम उसको कहते हैं कि बहुत ज्यादा हंगर है इसको। दैट मींस द पर्सन इज डिहाइड्रेटेड। थर्स्ट इज एक्चुअली द लास्ट सिग्नल ऑफ डिहाइड्रेशन। थर्स्ट जो है वो लास्ट सिग्नल होता है। वी ऑफन मिस इंटरप्रेट द सिग्नल आवर बॉडी इज गिविंग। जो हमें सिग्नल मिलता है उसको हम लोग मिस इंटरप्रेट करते हैं और हंगर पेशेंट को कहते हैं कि ये बहुत ज्यादा इसको हंगर है, इसलिए ऐसा नहीं है। पेशेंट इज having suffering from dehydration, so he demanding lots of food and craving for many food and large quantity of food। Pika is the persistent craving and compulsive eating of non-food। It's not food, pika is not a food for substance, it is a non-food substance। it is a feeding and eating disorder of childhood are geophagia, that is earth and its related thing like soil, clay, etc. Pagophagia, that means a person is demanding for ice and is taking ice, and
Amylophagia, that means the person is highly demanding starch. तो ये एक इन सब चीजों की डिमांड जब बॉडी में बढ़ती है तो हम ऐसे इस चीज को हम लेते हैं और ये नॉन फूड होते हैं तो इस चीज से हम उसको रिप्लेस करते हैं। थोड़ा सा हम यहाँ देखेंगे कि स्टॉलवर्ड्स के क्या व्यूज हैं रिलेटेड टू रिलेटेड टू डिजायर एंड अवर्सन ऑफ फूड के रिलेटेड। हमारे पास एनिमल का भी है कि द डिजायर ऑफ पेशेंट अफेक्टेड बाय एक्यूट डिजीज with regard to the food and drink is certainly chiefly for things that give palliative relief. They are, however, not strictly speaking of medicinal character and merely supply a sort of want. The slight hindrance that the gratification of this desire within moderate bounds could oppose the radical removal of the disease will be applied overcome the outweighs by the strength of the appropriate homeopathic medicine and vital principle which it has set free and by the comfort that the patient has derived from the satisfaction of the craving. Organon of medicine aphorism 263 में डॉक्टर हेनमन ने इन सब चीजों के बारे में बताया है। डॉक्टर केन कहते हैं कि डिजायर एंड अवर्सन ऑफन गिव द की टू कॉम्प्लेक्स टोटलिटी ऑफ द सिम्टम्स। कभी-कभी कॉम्प्लेक्स टोटलिटी मिलता है तो हम डिजायर और अवर्सन जो कि हमारा फिजिकल जनरल सिम्टम्स है उसके थ्रू से हम बहुत आसानी से किसी भी पर्सन की इंडिविजुअलिटी को आइडेंटिफाई कर लेते हैं। डॉक्टर गंसी इनके इनके द्वारा लिखी गई है रेपर्टरी डिजायर एंड अवर्सन की। उनका कहना है कि जनरल सिम्टम्स आर कॉमन टू एवरी डिजीज एंड ऑलमोस्ट एवरी ड्रग। द अनकॉमन सेंसेशन एंड पेन, likes and dislikes are simply the guiding symptom to the choice of the remedy and it often be found to cover the totality of the symptom. In the case the desire and aversion often give the key to complex। तो इस तरह से हम डिजायर एंड एवर्सन के हेल्प से जो कि हमें ड्यूरिंग केस टेकिंग मिलता है इसके थ्रू से हम किसी भी कॉम्प्लेक्स केसेस को हम आसानी से और जनरल सिम्टम के थ्रू से हम उस कॉम्प्लेक्स सिम्टम को सिंपल बना करके हम इंडिविजुअलाइजेशन कर सकते हैं आसानी से। डॉक्टर बॉर्लिन का कहना है कि ऑल द जनरल सिम्टम आर नॉट इक्वल वैल्यू, they group under different heading according to their degree of importance। सारे जनरल सिम्टम जो है इक्वल वैल्यू के नहीं होते हैं, उसके हेडिंग्स होते हैं और जनरल सिम्टम which express physical desire and aversion are of the greatest importance। और ये जो डिजायर एंड अवर्सन होते हैं इसके बहुत ज्यादा ग्रेटेस्ट इंपॉर्टेंस होते हैं। by physical desire and aversion one tries to express first of all any sexual disturbance and secondly any aversion to or craving for any particular article of food or drinks। डॉक्टर बॉर्लैंड का कहना है कि वो जो डिजायर और वो एवर्सन जो होता है इसके among the physical general symptoms desire and aversion has the greatest importance। इसको हमें सबसे ऊपर रखना चाहिए और उसके अकॉर्डिंगली हमें अरेंज कर करके किसी भी पेशेंट की इंडिविजुअलिटी को निकालना चाहिए। आगे हम देखते हैं डॉक्टर धौले का कहना है कि क्रेविंग दैट इज इंटेंस डिजायर एंड लोथिंग दैट इज इंटेंस एवर्सन for certain type of food certain type of food are again highly distinguished mark, they should be given due credit in the final stage of evaluation। सर डॉक्टर एमएल धौले का कहना है कि ये डिजायर और एवर्सन है इसको हमें क्रेडिट देना चाहिए फाइनल इवैल्यूएशन में। जब हम फाइनली किसी भी पेशेंट की इवैल्यूएशन करते हैं उसके सिम्टम्स की इवैल्यूएशन करते हैं तो हमें इस डिजायर और एवर्सन को जो कि इंटेंस डिजायर और इंटेंस क्रेविंग है इसको हमें डिस्टिंग्विश मार्क दे करके और इनको फाइनल इवैल्यूएशन में यूटिलाइज करना चाहिए जिससे कि हमें किसी भी पेशेंट की इंडिविजुअलाइजेशन में हेल्प मिल सके। नेक्स्ट हम देखते हैं कि क्रेविंग
food craving and emotional connection, emotional states. Uh, Emotional trigger, certain food may be craved or avoided due to their ability to evoke a specific emotional response such as comfort, pleasure or even guilt. जैसे कि हमने पिछले स्लाइड में देखा कि कुछ फूड ऐसे होते हैं जो हमें स्ट्रेस फ्री कर देते हैं। हम अगर लेते हैं और हम खाते हैं तो वो फूड हमें स्ट्रेस फ्री कर देते हैं एंड दैट फूड जो है वो हमारे इमोशनल ट्रिगर को कंट्रोल करने में हेल्प करता है। Stress and imbalance, chronic stress and emotional imbalance can lead to the persistent food craving. हम ये भी देखते हैं कि जो कि किसी पर्सन की बिहेवियर पैटर्न को अगर हम ऑब्जर्व करते हैं कि एक आदमी अगर बहुत हरी में खाता है, बहुत जल्दी जल्दी अगर खाता है, दैट मीन्स द पर्सन इज इन स्ट्रेस। तो यहाँ पर है कि क्रोनिक स्ट्रेस और इमोशनल इम्बैलेंस can lead to the persistent food craving or aversion which can further exacerbate underlying health issue। और ये जो क्रेविंग और एवर्सन है ये हमें जो क्रोनिक अगर बच जाता है, लंबे समय तक ये अगर चलता रहता है तो यही हमें हेल्थ इश्यूज क्रिएट करता है और हेल्थ इशू कॉज करता है। By understanding the emotional drivers behind a patient's food preference, homeopath can better address the root cause of their concern and promote holistic healing। ये जो माइंड बॉडी का कनेक्शन है इसको हम अच्छे से अगर समझ लें कि इमोशनल ड्राइव्स किसी भी पर्सन के फूड प्रेफरेंस और उसके जो इमोशनल कंडीशन है दोनों को अगर हम अच्छे से ऑब्जर्व कर लें तो इसके जरिए से किसी भी पर्सन के जो सफरिंग है उसको हम लोग आसानी से फाइंड आउट कर करके और उसको उसके हेल्थ उसके होलिस्टिक हीलिंग में हम हेल्प कर सकते हैं। Homeopathic remedy and food preference. Homeopathic remedy can be chosen based on the patient's specific food desire and aversion as the preference often reflect their unique constitutional type। जो कि हम लोगों ने बात पहले कर लिया है कि रेमेडी सिलेक्शन में ये जो डिजायर और एवर्सन है इसमें हमारा बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल है और रेमेडी सिलेक्शन में एक बहुत ही महत्वपूर्ण रोल निभाता है। जैसा कि कहा गया कि एवर्सन और डिजायर इसके हाईएस्ट पॉइंट होते हैं जब हम किसी फिजिकल सिम्टम्स को अरेंज करते हैं। जैसे कि हम मेंटल सिम्टम को अगर एग्जांपल के तौर पर हम मेंटल सिम्टम को अरेंज करते हैं तो हम विल को ज्यादा इंपॉर्टेंस देते हैं और विल को फर्स्ट ग्रेड में रखते हैं। उसी तरीके से जब हम किसी पर्सन की फिजिकल सिम्टम्स को अरेंज जब हम करेंगे तो उस अरेंजमेंट में हमारा जो डिजायर और एवर्सन होगा वो फर्स्ट इंपॉर्टेंस होगा और फर्स्ट प्रेफरेंस देकर उसको हम टॉप पे रखेंगे। Personalized treatment by incorporating a patient's food preference into homeopathic treatment plan, practitioner can certainly create highly individualized remedy that address to the root cause of their health concern। उस किसी भी पर्सन की जो फूड प्रेफरेंस है उसके थ्रू से हम ट्रीटमेंट प्लान कर सकते हैं। फूड प्रेफरेंस को हम देखते हुए उस पर्सन को हम सही एडवाइस करते हुए उसके जो हेल्थ रिलेटेड इश्यूज हैं उसको हम फाइंड आउट कर करके उसके इंडिविजुअलाइज रेमेडी को सिलेक्ट कर करके उसके जो रूट कॉज है उसको हम लोग दूर कर सकते हैं। Changes in the patient's food desire and aversion during the course of treatment can provide valuable food। अब during the course of treatment पहले पेशेंट को कुछ चीजों की डिजायर थी और अब जा करके ड्यूरिंग द कोर्स ऑफ ट्रीटमेंट धीरे धीरे वो डिजायर या एवर्सन वो हट रही है। तो ये मॉनिटर करना बहुत इंपॉर्टेंट होता है ड्यूरिंग द कोर्स ऑफ द ट्रीटमेंट। ये हमें हेल्प करता है कि हमारा जो मेडिसिन है हमारी जो रेमेडी है वो किस डायरेक्शन में काम कर रही है और उस चेंजिंग ऑफ द डिजायर और एवर्सन जो है वो हमें रेमेडी सिलेक्शन में और फर्दर इवैल्यूएशन में बहुत हेल्प करता है। तो ये जो रिपीटेड फॉलो अप है उसमें हम ये भी पूछेंगे कि हाँ डिजायर का कैसा है, आप जो पहले आपको बहुत पसंद था अभी आपको कैसा पसंद है। ये ड्यूरिंग केस टेकिंग हमें इन सब चीजों को भी पूछना जरूरी है। होलिस्टिक अप्रोच, आप जानते हैं कि होम्योपैथी रिकॉग्नाइज द इंटरकनेक्शन interconnectedness of the mind, body and the spirit, and the food preference are the crucial part of the holistic understanding। जब हम माइंड बॉडी और
सब चीजों को, स्पिरिट को जब हम फॉलो करेंगे तो उसमें हमारा जरूरी नहीं है कि ये जो फूड प्रेफरेंस है वो सिर्फ माइंड से हैंडल हो रहा है या फिर बॉडी से ही डिजायर या एवर्सन हैंडल हो रहा है। इस चीज को होलिस्टिकली अगर हम जब ऑब्जर्व करेंगे तो इससे हम किसी भी पर्सन की इंडिविजुअलाइजेशन तक हम पहुंचेंगे और उसके उसके मदद से हम किसी भी रेमेडी सिलेक्शन सिमिलिमम तक पहुंच सकते हैं। Dietary consideration in homeopathic treatment. Homeopaths often recommend a specific dietary guideline based on the patient's unique constitution and food preference to support an overall treatment plan. हम during the course of treatment हम बहुत दफा जो है पेशेंट को ये एडवाइस करते हैं कि ये नहीं खाना है, ऐसा नहीं खाना है, या ये नहीं ये खाना है, इस चीज से परहेज करना है, या इस चीज को ज्यादा खाना है। ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट है जो कोर्स ऑफ ट्रीटमेंट का, कि हम किसी भी पेशेंट को इस चीज का उसको एडवाइस करें ड्यूरिंग केस टेकिंग। लाइक अगर हम किसी भी पर्सन को प्रोटीन रिच प्रोटीन डाइट का एडवाइस करते हैं तो उसके अकॉर्डिंग टू नीड हम एडवाइस करते हैं। अगर हम किसी पर्सन को अवॉइड करने के लिए कहते हैं कि फलाना चीज का आप अवॉइड कीजिएगा, अकॉर्डिंग टू नीड हम उसको हम एडवाइस करते हैं कि इन सब चीजों से आपको अवॉइड करना है। तो ये एक बहुत इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट होता है ड्यूरिंग द कोर्स ऑफ ट्रीटमेंट। ये एक गाइडलाइन होता है जब हम किसी पेशेंट को ये एडवाइस करते हैं कि इन चीजों को आपको खाना है और इन चीजों से आपको परहेज करना है। सर्टेन फूड दैट अ पेशेंट स्ट्रांगली डिसलाइक्स और exhibits aversion to may be recommended for avoidance as this can exacerbate underline the health issue। कुछ फूड ऐसे होते हैं जो पेशेंट जो है डिसलाइक करते हैं या पसंद नहीं करते हैं। ये कभी कभी ऐसा होता है कि हम पेशेंट को कहते हैं कि आप ये चीज नहीं खाइएगा, तो पेशेंट ये भी कहता है कि हाँ डॉक्टर साहब हमें तो ये पसंद भी नहीं है। ठीक है, तो इससे भी हमको एक हेल्प मिलता है कि द पेशेंट की जो इंडिविजुअलिटी है वो क्या है, और उससे भी हम जो है इवैल्यूएशन में हमें बहुत हेल्प मिलता है। Incorporating food that a patient craves or enjoy can help nourish the body and mind, enhancing the effectiveness of the homeopathic remedy। कहते हैं कि अगर किसी चीज को हमें हमें बहुत पसंद है, कोई चीज हमें कोई खाना है और हमें बहुत पसंद है, दैट मीन द पेशेंट इज एंजॉयिंग द फूड। अगर वो चीज उन्हें नुकसान नहीं कर रहा है, दैट मीन्स वो बॉडी और माइंड को नरिश कर रहा है। और इस चीज के लिए ये जो होम्योपैथिक मेडिसिन की जो इफेक्टिवनेस है ये बढ़ा देता है कि हाँ ये डॉक्टर साहब ये खाएंगे तो हाँ खा सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। दैट मीन्स द पेशेंट इज वांटिंग patient wants to eat the things that food can help to nourish the body and mind, and that food also enhance the efficacy of the homeopathic medicine। Mental well-being, food desire and aversion can reflect a patient's emotional and mental state, जो हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। होम्योपैथी रिकॉग्नाइज द स्ट्रॉन्ग कनेक्शन बिटवीन द डाइजेस्टिव सिस्टम एंड द नर्वस सिस्टम विद फूड प्रेफरेंस प्लेइंग अ क्रूशियल रोल। जो हमारा जो गट एंड ब्रेन एक्सिस है, ये जो है ना ये बहुत ही इंपॉर्टेंट और क्रूशियल रोल प्ले करता है हमारे फूड प्रेफरेंस में, कि हमें क्या खाना है और क्या पसंद है या हमें क्या नापसंद है। ये जो लाइक्स और डिसलाइक्स है ये गट ब्रेन एक्सिस सिस्टम जो है, इस गट ब्रेन एक्सिस सिस्टम के थ्रू से ही ये मॉनिटर होता है। एड्रेसिंग फूड प्रेफरेंस, होम्योपैथ कैन हेल्प रिस्टोर बैलेंस एंड हार्मनी बिटवीन द माइंड एंड बॉडी, प्रमोटिंग ओवरऑल हेल्थ एंड वेलनेस। ये जो फूड की प्रेफरेंस है इसके थ्रू से हम किसी भी पर्सन के माइंड और बॉडी का जो हार्मनी है उसको हम कंट्रोल करते हैं और उसके वेलनेस को और उसके हेल्थ को। लास्टली हम लोग ये देखेंगे इस स्लाइड में कि अप्रोच टू रेपर्टरी टू सर्च फॉर अ डिजायर एंड अवर्सन, के डिजायर एंड अवर्सन हम किस रेपर्टरी में कहाँ ढूंढेंगे। तो सबसे पहले अगर हम देखें तो केंट रेपर्टरी में हमें ये डिजायर और एवर्सन जो है हमें स्टमक चैप्टर में मिलेगा,
सिंथेसिस रेपर्टरी में ये डिजायर एंड अवर्सन हमें जनरल चैप्टर में, जेनेटिक्स चैप्टर में मिलेगा, और वहां पर पहले फूड एंड ड्रिंक्स होगा और फिर उसके अंदर में डिफरेंट फूड के डिजायर और अवर्सन है। बॉर्निंग हसन में बॉर्निंग हसन सॉरी बॉर्निंग डिजायर एंड अवर्सन जो है वो हंगर एंड थर्स्ट चैप्टर में मिलेगा। बीबीसीआर दैट इज बॉर्निंग हसन बॉगर बॉर्निंग हसन कैरेक्टरिस्टिक्स एंड रेपर्टरी चैप्टर में जो डिजायर एंड अवर्सन है हमें एपेटाइट चैप्टर में मिलेगा। मर्फी रेपर्टरी में अगर हम देखेंगे तो मर्फी रेपर्टरी में हमें ये फूड चैप्टर में मिलेगा डिजायर एंड अवर्सन। बोरिक रेपर्टरी में हमें स्टमक चैप्टर में मिलेगा डिजायर एंड अवर्सन। एंड लास्टली कंप्लीट रेपर्टरी में हमें ये जो डिजायर मिलेगा। ये था आज का हमारा डिजाइन एंड एवर्सन से रिलेटेड एक छोटा सा प्रेजेंटेशन। आई होप के ये आप लोगों के जो है इसको सेटिस्फाई कर पाया होगा मैं। थैंक यू। हाँ, धन्यवाद डॉक्टर परिधि जी, आपके जी सर। बेहतरीन, बहुत ही बेहतरीन प्रेजेंटेशन है और कंपाइलेशन आपने बहुत अच्छा किया है, और मुझे लगता है कि आप इस पर काफी मेहनत किया है इसको कंपाइल करने के लिए। ये अपना पीपीटी को हटा लीजिए, है ना? पीपीटी को हटा देते हैं। हाँ, पीपीटी को हटा। ये अभी मैं आपने जो चर्चा कर रहे थे डिफरेंट टाइप ऑफ द ईटिंग, ये फूड क्रेविंग एंड अवर्शंस, ये बहुत ही महत्वपूर्ण पार्ट बनता है, और कभी कभी हम लोग को दवा को एनालिसिस करने में काफी अच्छा भी मदद करता है। कुछ ईटिंग डिजॉर्डर्स के कारण भी हमारे फूड हैबिट्स बदल जाते हैं, है ना? एक आदत की बात होती है, एक क्रेविंग की बात होती है, और एक हम लोगों का परंपरा होता है जिसको हम लोग स्टैपल फूड करते हैं, है ना? जैसे कि हम लोग बिहारी हैं तो दाल भात खाना ज्यादा पसंद करते हैं, बंगाली हैं तो भात खाना पसंद करते हैं, उधर ऐसा करके उसको स्टैपल फूड के रूप में होता है। तो पेशेंट आते हैं, फिर पूछते हैं कि आपको क्या अच्छा लगता है, तो कहता है कि डॉक्टर साहब को भात बहुत अच्छा लगता है। आप कहाँ के रहने वाले हो? तो मैं बंगाल का रहने वाला। तो बंगाली लोग को तो भात बहुत अच्छा लगता ही है, तो आप उसको डिजायर के अंदर में ये उसका ट्रेडिशनली उसको डिजायर बन गया, तो इसको डिजॉर्डर, क्योंकि रूब्रिक्स के विषय में, सिम्टम्स के विषय में उसे डिजॉर्डर होना चाहिए, चेंजेज होना चाहिए। कुछ डिजायर एंड अवर्सन से जो है हमारी ईटिंग हैबिट पर भी डिपेंड करता है ना? जैसे कुछ होता है इमोशनल ईटिंग, बहुत लोग इमोशनल होते हैं, डिप्रेशन होते हैं, तो डिप्रेशन में बैठे हैं, कुछ सोच रहे हैं, मुंह में खाना डाले जा रहे हैं, इसको हम लोग कहते हैं इमोशनल ईटिंग, है ना? और उसमें क्या खा रहे हैं क्या नहीं खा रहे हैं उससे मतलब नहीं है, बस एक मूड चल रहा है, ये इमोशनल ईटिंग के अंदर में आ जाता है, इसमें टेंडेंसी टू ईटिंग हो जाता है। उसके बाद में एक आता है, कुछ लोग बड़ा हेल्थ कॉन्शियस होते हैं, मैं मोटा नहीं, लड़की लोग को देखिएगा अक्सर सोचते हैं कि मैं मोटा हो जाऊंगा। अब मोटा नहीं हो जाने के लिए वो व्यवस्था क्या करती है, तो वो खाना ही नहीं खाती। मैंने बहुत सारी लड़कियों को देखा जो कि खाना ही नहीं खाना चाहती, जिसको आपको एनोरेक्सिया, आपको रिपोर्टरी में रूब्रिक्स में मिलेगा एनोरेक्सिया नर्वोसा। जी सर। है ना? मेंटेनिंग बॉडी इतना वेट होना चाहिए, इससे ज्यादा नहीं होना चाहिए, आधा आधा किलो भी, 250 ग्राम भी वेट बढ़ गया तो इतने घबराने लगते हैं कि 4 दिन खाना छोड़ देते हैं, है ना? तो ये एनोरेक्सिया नर्वोसा के अंदर में आ जाता है। दूसरा जो एक बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर है वो है बुलिमिया। आपको ये भी रूब्रिक्स आपको रिपोर्ट में मिलेगा, बुलिमिया। बुलिमिया का अर्थ ये होता है कि खाए जाओ खाए जाओ खाए जाओ, है ना? खाए जाओ खाए जाओ, खाना ही जिंदगी है, कुछ ना कुछ मुंह में आना ही चाहिए। तो और वो इनको ये नहीं होता, पता नहीं उनको पचता है कि नहीं पचता है, लेकिन एक जहाँ खाना देखेंगे, तो हमारी एक बहुत अच्छे फ्रेंड, हम लोग बच्चे थे तो हम लोग की एक टीचर थी, बहुत मोटी थी, तो हम लोग के घर पर हम लोग के पड़ोसी भी थी, हमारे बगल में रहती थी, जब भी आती थी तो देखती थी, अरे ये बड़ा अच्छा है। अब रोटी है या जो है कुछ भी हो, तो स्वाद हम लोग खाना में खाते नहीं, उनको बहुत अच्छा लगता है, जो भी सामने में मिला सब कुछ अच्छा लगता है ना? तो ये बुलिमिया हैबिट्स होता है, एक्सेसिव यूज ऑफ द फूड होता है। एक होता है बिंगे ईटिंग, है ना? बिंगे ईटिंग समझते हैं ना? बिंगे मतलब कि कुछ इधर खा लिए कुछ इधर खा लिए, जैसे चिड़िया चुगती है ना, चिड़िया, तो कुछ इधर चुग लिए उधर चुग लिए,
कुछ मुंह में डाल दिए, मुंह में कुछ ना कुछ डालते रहने की आदत होती है, तो इसे बिंगे ईटिंग भी कहते हैं। तो मैं बिंगे इसमें आपके लिए एडिशन दे रहा हूँ। आपने पीका ईटिंग के विषय में बहुत अच्छा बताया। पीका ईटिंग, एक एक पीका ईटिंग के विषय में मैं एक जानकारी देना चाहूँगा। किसी पेशेंट से हम लोग पूछते हैं कि आप कभी मिट्टी उट्टी खाई हैं? तो नहीं डॉक्टर साहब, मैं मिट्टी नहीं खाता हूँ, है ना। तो मैं उनसे पूछता हूँ कि अच्छा मिट्टी नहीं खाते हैं, मिट्टी का गंध कैसा लगता है? हाँ डॉक्टर साहब, बरसात के मौसम में जब पानी जमीन पर पानी गिरता है तो उसका जो सुगंध आता है वो मुझे अच्छा लगता है। यानी कि अनकॉन्शियस माइंड में उनको पीका ईटिंग है। कुछ लेडीज को देखिएगा प्रेगनेंसी के समय में मिट्टी उट्टी खाने लगती है ना, मिट्टी प्रेगनेंसी। तो ये पीका ईटिंग वहाँ पर बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है, जो कि बहुत ही इंडिकेटिव होता है, क्योंकि आपने बहुत अच्छा इंस्पाइट बताया ऑफ कि वो खा नहीं रहा है सर, हाँ इंस्पाइट ऑफ वो खा नहीं रहा है, लेकिन पानी गिरने की वजह से उसका सुगंध अच्छा लगता है, इसीलिए वो पीका ईटिंग हम उसको कंसीडर कर हाँ, सकते हैं। क्योंकि वो कॉन्शियस हो गई है कि मिट्टी नहीं खाना चाहिए, है ना। उसको दिमाग में भर गया कि मिट्टी खाने की चीज नहीं है, लेकिन उसके मन में जो दिमाग में बैठा हुआ कि नहीं ये खाना खाते, लेकिन क्या है कि समाज में रहना है, लोग क्या कहेंगे, है ना, इसलिए उसके ऊपर ध्यान नहीं जाता है। कुछ बच्चे लोगों को देखिए, कुछ औरत लोगों को देखिएगा, बच्चे को पढ़ा रहे हैं और मुंह में चौक जो है सो थोड़ा थोड़ा टुकड़ा काटते हैं, टुकड़े टुकड़े करके मुंह में चौक रख करके मुंह में रखती है। तो ये भी आपको थोड़ा सा ऑब्जर्वेशन करने से ये होता है ना। टीका ईटिंग के बाद में आता है कंपल्सिव ओवरईटिंग, खाने का। कुछ लोग की इतनी आदत होती है कि खाए जाओ खाए जाओ खाए जाओ, इसको हम लोग कहते हैं कंपल्सिव ओवर ईटिंग कहते हैं। एक एक कहते हैं हम लोग एक रूप क्या था, ऑर्थोसिस, ऑर्थोसिस नर्वोसा, है ना। ऑर्थोसिस नर्वोसा का क्या मतलब होता है? ये टर्म जो है सो एकदम हेल्थ कॉन्शियस होता है, खाना गंदा होगा, ये होगा, तो जरा सा एकदम थोड़ा सा भी उसमें हाइजीनिक होना चाहिए, और जरा सा भी उसको आभास होता है कि बाजार का नहीं खाना खाना चाहिए, बाजार में हम घर का ही बना खाएंगे, अपने हाथ का बना खाएंगे, मैंने बड़ा हेल्थ कॉन्शियस होता है। टाइप ऑफ ये ऑब्सेसिव कंपल्सिव डिसऑर्डर ओसीडी का केस बन जाता है इसमें। ओसीडी के पेशेंट्स को भी आप देखिएगा, जैसे सिजोफ्रेनिया के में, कि जब वो खाना खाते हैं तो खाने में देखते हैं कि कहीं मट्टी तो नहीं गिरा हुआ है, कहीं पर गंदगी तो नहीं है, कहीं पर कीड़े तो नहीं गिरे हैं। ये एक भी होता है। कुछ वेजिटेरियन एंड नॉन वेजिटेरियन का भी ये होता है कि मैं यहाँ का नहीं खाना खाऊंगा, उसके घर का खाना नहीं खाऊंगा, जिस किचन में नॉनवेज बनता है उस किचन का खाना मैं नहीं खाऊंगा। ये सारे बहुत सारे चीज है जो कि हम लोगों को ध्यान में रखने का जरूरत होता है। और फिर होता है हम लोग कुछ खाना खाते हैं अपने कैलोरी के हिसाब से, है ना। कैलोरी कहते हैं कि दिन भर में हमारा कैलोरी का इतना रिक्वायरमेंट है, किताब में पढ़ लेते हैं, गूगल में जान लेते हैं कि एक आदमी को कितना कैलोरी चाहिए। अब उसको कैलोरी को मेंटेन करने के हिसाब से ही खाते हैं, उससे ज्यादा नहीं खाते, उतना मेंटेन करते हैं। उसको कहते हैं ड्रमकोकेक्सिया, ड्रमकोकेक्सिया। ये सारे बहुत सारे टर्म्स हैं जो कि हम लोगों का ध्यान इस फूड हैबिट्स के साथ में, फूड डिजायर्स के साथ में बहुत इम्पोर्टेंट होता है। लेकिन इसमें इमोशनल और डिप्रेसिव पेशेंट्स में जो है, तो जो मैंने अब चर्चा किया पहले डिप्रेसिव पेशेंट्स में, तो इमोशनल ईटिंग जो है, कुछ लोग तो ये अपने को इंगेज रखने के लिए, अपने आप को मैंने बजाय रखने के लिए, हाँ डेविएट करने के लिए खाते हैं, है ना। खाने का भूख है नहीं है इरिस्पेक्टिव वो खाते हैं। ये सारी बातें बहुत मैं जब बताना जरूरी समझा, आपके लिए भी अच्छा रहेगा। और ये और सब इसके फर्दर लेक्चर्स में आप अपना इसको इनकॉर्पोरेट करके लेके चलिए। और इसके साथ में बहुत अच्छा है, कुछ ईटिंग डिसऑर्डर्स आपको आता है प्रेगनेंसी के समय में, है ना। प्रेगनेंसी में प्रेग्नेंट लेडी को किसी खास चीज की इच्छा हो जाती है, खट्टे खूब खाएंगे, खट्टा इमली चाहिए, आम का चटनी चाहिए, मीठा खूब चाहिए, मट्टी चाहिए प्रेगनेंसी के समय में। इसको प्रेगोरेक्सिया भी कहते हैं, प्रेगोरेक्सिया भी कहते हैं। प्रेगोरेक्सिया बाकी समय में उसका लिए डिजायर नहीं था, लेकिन अभी रहता है। तो हम लोग का 8 बज चुका है,
फरीदी जी और नेहा जी, हम लोग का समय पूरा हो चुका है। आप इस सेशन को क्लोज करेंगे और फरीदी जी से फिर रिक्वेस्ट करेंगे कि आगे फिर आप आइए। हाँ, धन्यवाद डॉक्टर फरीद अमीन, आपने बहुत बढ़िया सेशन दिया। और ये एक स्पेसिफिक वो होता है होम्योपैथी में, डिजायर्स अवर्शन का, जो होम्योपैथ्स बहुत बढ़िया से यूज करते हैं। और आज का हमारा टाइम पूरा हो गया है, तो हम अब मूव कर रहे हैं नेक्स्ट टू इंग्लिश सेशन। आई हैंड ओवर द सेशन टू अंजनी जी। थैंक यू मैम। थैंक यू Thank you, ऑल। sir. Thank you, ma'am.